नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रूण की टेस्टिंग, गर्भपात और भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। लिंग परीक्षण जांच के बाद जन्म से पहले मां के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया को भ्रूण हत्या कहते हैं। कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा है, खासतौर से उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं। इसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण भी हैं। अब समय बहुत बदल चुका है। हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवार में आज भी जारी हैं। सरकार ने इस दुष्प्रथा को रोकने के लिए कानूनी ढांचा भी तैयार किया है। 1971 में संसद में गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 या एमटीपी एक्ट पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानवीयता और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 गर्भधारण से पहले या उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यही कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव से पहले लिंग निर्धारण से जुड़े टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाता है। भ्रूण हत्या को रोकने में यह कानून काफी उपयोगी माना जाता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारियां। भ्रूण हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आप ऋषिपाल जी से कोई अगर सवाल करना चाहें या आपको भ्रूण की टेस्टिंग और गर्भपात से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी चाहिए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 नंबर एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं 0120612793 0120612793 तो भ्रूण हत्या से जुड़ी कानूनी जानकारियों को हम आज समझने की कोशिश करते हैं अपने खास मेहमान के जरिए और इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि भ्रूण हत्या की कानूनी परिभाषा को कैसे समझा जाए। देखिए रविंद्र जी, एक तो आपने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन में एक बात तो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि भ्रूण हत्या को समझने से पहले जो हम समझते हैं भ्रूण हत्या को, कि जैसे कोई भी जो शिशु है जिसको हम बच्चा बोलते हैं, उसके जन्म लेने से पहले किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए जांच का कोई विषय है या किसी और तरीके से भी उसको, मतलब जो उसका जन्म लेने का समय है, प्रॉपर जो उसका टाइम है, उससे पहले किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो वो भ्रूण हत्या में आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जरूर है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भ्रूण हत्या का मामला है, ये अपने आप में केवल एक कानूनी पहलू नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सामाजिक पहलू भी है। तो अब जब से हम भ्रूण हत्या के मामले को कोर्ट में देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि जब भ्रूण हत्या से रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर कई ऐसे परिवार, कई ऐसे घर के सदस्य इन्वॉल्व पाए जाते हैं जो कि इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भ्रूण हत्या से संबंधित जो मामले होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर या माता पिता इन्वॉल्व होते हैं। कई बार ऐसे भी मामले आ जाते हैं जिसके अंदर कोई थर्ड पर्सन जो होता है वो किसी भी तरीके से किसी भी जो भ्रूण है जो कि अभी गर्भ में है, जो बाहर नहीं निकला है, आप समझ लीजिए जो गर्भ में से अभी उसकी जीवन किसी को देखा नहीं है, किसने भी उसको विजुअली फिजिकली नहीं देखा है, तो वो भ्रूण माना जाए। किसी भी तरीके से उसकी हत्या हो जाती है तो वो अपने आप में अपराध का कारण बनता है। बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जिसके अंदर कोर्ट ने जो माना है कि अगर वो बच्चा जो है, अगर मान लीजिए वो गर्भ से बाहर नहीं निकला है और अगर वो 4 महीने ज्यादा का वो भ्रूण है, तो ऐसे कई कोर्ट के मामले रहे जिसके अंदर कोर्ट ने उस मृत्यु को एक डबल मृत्यु यानी कि डबल जो है डेथ माना है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जरूर देखना है कि एज क्या है और उसके सामाजिक पहलू क्या है। ठीक बात। ऋषिपाल जी, मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, नई जिंदगी देते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है।
जब आदमी सबसे ज्यादा मुसीबत में होता है तब आप ही लोग उनको रास्ता दिखाते हैं, और यहाँ पर भी जब हक कानून से जुड़े हुए लोगों को, जिनको नहीं पता होते, उनको आप उनका कानूनी हक बताते हैं कि क्या है। और यहाँ हम ऐसी ही एक कोशिश करते हैं इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए कि उन कानूनी हक को हम अपने बेहतरीन जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके जरिए बता सकें। ये कानूनी जानकारी आपने दी। अगर कानूनी हक की हम बात करें ऋषि जी, तो भ्रूण या अजन्मे बच्चे के लिए भी कानूनी हक होते हैं, यहाँ भी बनाए गए हैं, तो इनके कानूनी हक क्या होते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अगर कानून में हम बात करते हैं तो कानून में जो अजन्मा बच्चा होता है उसके भी बहुत सारे कानूनी हक होते हैं। जी जी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है अभी गर्भ में है, तो कोई व्यक्ति जो है उस गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए कोई प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को की विल कर सकता है उसके नाम, और वो जो बच्चा उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही पैदा होने को एंजॉय करेगा या उन राइट्स को एंजॉय करेगा जैसे कि उसने इस समय वो बच्चा जीवन में था, उसने वो उस प्रॉपर्टी को लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि उसका राइट इस पॉइंट पे भी है कि अगर कोई महिला है और वो महिला गर्भवती है और उससे कोई ऐसा अपराध हो गया जो कि मर्डर की कैटेगरी में आता है, जिसको कि उस केस में बहुत सारे और लोगों को फांसी दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को उसके जीवन को बचाने के लिए उसका जो अपना दायित्व है कि भाई इस अपराध में कोई गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका कानूनी अधिकार है कि उस बच्चे को जीवन को ध्यान में रखते हुए उस महिला को आज उसका जो मृत्यु दंड है उसको आजीवन कारावास में तब्दील किया जाए, जिससे कि उसका जीवन बच सके। तो उसका जो उसका राइट है, अधिकार है, वो ना केवल फौजदारी कानून में या क्रिमिनल लॉ के अंदर वो है सुरक्षित है, बल्कि जो हम सिविल लॉ की बात करते हैं सिविल लॉ के अंदर भी वो राइट जो है जिसको हम कंटीजेंट बोलते हैं, किसी कंडीशन पे होने पे कि अगर मेरा बेटा होगा तो ये प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, ऐसे बहुत सारी विल बनती है, बहुत सारी जायदाद बनती है, वसीयत बनती है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी सिविल राइट भी एक अजन्मा बच्चे के होते हैं और क्रिमिनल राइट भी अजन्मा बच्चे के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट जो है वो इन सब चीजों को देखते हैं कि कम से कम इतना समय हो जाए कि हम ये एज्यूम कर सके कि वो भ्रूण जो है उस समय में एक शिशु का रूप ले लेगा। जी, एक बात और देखी जाती है कि भ्रूण हत्या को लेकर लोगों को पूरी तरह से पता नहीं होता है कि ये टेस्टिंग प्रतिबंधित है, या ये भी है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें टेस्टिंग संभव होती है। मतलब सीधा से सवाल ये है कि क्या भ्रूण की टेस्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है या फिर कोई हालात ऐसे भी हैं जिसमें टेस्टिंग संभव है? देखिए, अगर हम कानून को रविंद्र जी जब भी आप पढ़ेंगे तो कानून में कहीं ना कहीं हर चीज के लिए रास्ता होता है। सामान्य तौर पे जो भ्रूण की जो टेस्टिंग है वो लॉ के हिसाब से वो प्रतिबंधित है। आप सामान्य प्रक्रिया में किसी भी हालत में उसके जो लिंग की जांच नहीं कर सकते, यानी आप ये जांच नहीं कर सकते कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक बात। लेकिन कोई बहुत विशेष परिस्थिति है जिसके अंदर कोई ऐसी जिसको डिसीज हो गई है, कोई ऐसी बीमारी है जिसको जांच करने के लिए डॉक्टर को जरूरी है कि वो उसकी लिंग की जांच करे या ये देखे कि इसकी क्या स्थिति है, तब उन विशेष परिस्थिति के अंदर ही ये किया जा सकता है। सामान्य रूप से जो है एक डॉक्टर उस किसी भी जो भ्रूण है उसकी जो जानकारी सामान्य रूप से अगर कोई भी व्यक्ति लेने के लिए आता है तो वो कभी भी स्पेशली लॉ प्रिस्क्राइब्ड है। और आप देखेंगे लॉ के अंदर ये भी प्रिस्क्राइब्ड है कि उस जो सोनोग्राफी करते हैं, जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, जहाँ भ्रूण की जांच होती है, वहाँ स्पेसिफिकली वहां की जहां पर वो हो रहा है वहां की आम भाषा में वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा होता है कि यहाँ पर भ्रूण की जांच नहीं होती, लिंग की जांच नहीं होती, कन्या या लड़का या लड़की की जांच नहीं होती। तो सामान्य रूप से ये संभव नहीं है। केवल विशेष परिस्थितियां ही ऐसी हो सकती है जिसके अंदर, और वो भी परिस्थितियां ऐसी जिसके अंदर वो माता और जो भ्रूण है उसका जीवन जो है मतलब वो अपने आप में इतने टिपिकल हो कि उनका जो जीवन है उस पर टिका हुआ हो, या ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें ये जानकारी हो कि भाई उसकी मानसिक हालत जो बच्चे की है वो बहुत ज्यादा खराब है या कोई और स्थिति है, तभी उसकी जांच हो सकती है। और तभी कोर्ट जो है या तो डॉक्टर परमिशन दे सकता है या बियॉन्ड द लिमिट अगर वो चला जाता है तब उनके पास कोर्ट के पास जाया जाता है। लेकिन सामान्य स्थिति के अंदर, क्योंकि ये एक सामाजिक स्थिति है, एक लिंग की जो अवधारणा है वो लगातार जो लिंग अनुपात, जैसे हम बहुत बार आपने भी
तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स में जब हम डिबेट करते लिंग अनुपात लगातार हमारे इसमें गिर रहा था, तो उसको रोकने के लिए जो है जी। इस भ्रूण हत्या या ये उसकी लिंग की जांच है, इसको बंद किया गया। अभी भी हालांकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि जो बड़े बड़े शहर है सब जगह इसको रोका गया है। हालांकि अगर मैं सामान्य तौर रूप में देखूं तो बहुत सारी छोटी छोटी जगह है जहाँ अपराधी होते हैं जो इस तरह का अपराध करते हैं, और ये बहुत विशेष परिस्थिति में संभव है, मगर सामान्यतः संभव नहीं है। बिल्कुल। और कई बार ऋषिपाल जी ऐसा भी देखा गया है कि वक्त के साथ साथ हमें कानून में संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या पीएनडीटी एक्ट ये क्या है और इसे क्यों बनाया गया, क्यों पड़ी कानून में संशोधन की जरूरत? देखिए, सामान्यतः रविंद्र जी, जब भी कोई माता पिता या पुरुष स्त्री जब भी किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो वो हमेशा प्लान करके अपनी फैमिली को जन्म देते हैं कि हाँ हमने फैमिली प्लान कर रहे हैं और बच्चे को जन्म देना उनके लिए हमेशा खुशी की बात होती है। लेकिन ऐसी कई सारी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके अंदर जो बच्चे का जो भ्रूण का उसके गर्भ में आना वो उसके बाद की समस्या को पैदा कर देता है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, कई बार कुछ महिलाओं के साथ पॉक्सो की स्थिति के अंदर भी, रेप की स्थिति के अंदर भी अपराध हो जाता है। या मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी महिला को पता नहीं चल पाया कि वो फैमिली प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उनके गर्भ में वो गर्भ ठहर गया। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको लगता है कि ये गर्भ जो है ये वो नहीं चाहते और गर्भ को मतलब वो अपने जीवन से उसको खत्म करना चाहते, तो ऐसी स्थिति में प्रिस्क्राइब टाइम होता है, 20 हफ्ते का समय होता है। उस 20 हफ्ते के समय के अंदर जो है वो डॉक्टर से परमिशन लेके और गर्भपात जो है वो करा सकते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि भूल चूक से हो सकता है कि परिवार नहीं चाहता और वो हो गया। दूसरा, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी महिला या मान लीजिए 18 साल से छोटी वो व्यक्ति लड़की है और किसी अपराध की वजह से जो है वो रेप केस हो गया और उसके ऊपर वो गर्भवती हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो है वो गर्भपात की सुविधा जो है कोर्ट सामान्य तौर पर तो वैसे पुलिस प्रदान करती है और उसको भी राइट होता है कि 20 हफ्ते तक वो खुद गर्भपात करा सकती है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर वो समय सीमा खत्म हो गई है तो विशेष तौर पे जो है कोर्ट के पास जाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे केसेस के अंदर, पॉक्सो केसेस के अंदर हमने कई बार देखा है कि जो पीड़िता होती है वो मानसिक रूप से तैयार भी नहीं होती कि उसको गर्भपात कराए। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो जजेस हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी बहुत विशेष भूमिका होती है इस बात को समझाने के लिए कि आने वाला समय जो है ऐसे जो अनचाहे बच्चों के लिए वो दिक्कतें पैदा करेगा। तो वो स्थितियां होती हैं और कई बार ये काम करते करते जो समय सीमा है वो समय सीमा जो गर्भपात की पार कर जाती है तो विशेष तौर पे आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और फिर आपको विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए परमिशन लेनी पड़ती है। देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। हम अभी तक बात कर रहे थे पीएनडीटी एक्ट के बारे में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिपाल सिंह जी खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ आज भ्रूण से संबंधित कानूनी जानकारियां देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ऋषिपाल जी, अब हम समझना चाहेंगे क्या अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई दिशा निर्देश हैं? भ्रूण के लिए जो टेस्टिंग पर लिंग टेस्टिंग की खास बात यहाँ करते हैं, उसके कानून के बारे में भी थोड़ा सा और समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल अगर बिल्कुल दिशा निर्देश है और बिल्कुल सख्त कानून है। इस कानून को हम 2 हिस्सों में देखना चाहेंगे। पहले तो जो हम देखते हैं नियम के तौर पे कि जो अस्पताल या जो नर्सिंग होम या जो डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे हैं या भ्रूण की जांच कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पर जहाँ पर सोनोग्राफी हो रही है सबसे इम्पोर्टेंट, तो उनको अपने उस नर्सिंग होम में जो उनका स्वागत कक्ष है वहाँ पर या तो इंग्लिश भाषा में या हिंदी में या वहाँ की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, सामान्य भाषा है, वहाँ विशेष तौर पर लिखना होगा कि यहाँ पर लिंग की जांच नहीं होती। और इतना विजुअल होना चाहिए कि हर व्यक्ति को लिखा हो चाहिए यहाँ लिंग की जांच नहीं होती और लिंग की जांच करने पर ये एक अपराध है और इसमें कानूनी दंड मिल सकता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो रिकॉर्ड जितने भी जो सोनोग्राफी होती है, जितनी भी लिंग की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसकी जो मशीन होती है वो एसडीएम कंसर्न जो होता है, एसडीएम कंसर्न के उसमें होती है, कंट्रोल में होती है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो चेक करने के लिए आता है। और पूरे 2 साल तक आपको उस रिकॉर्ड को रखना होता है कि आपने किस किस व्यक्ति की लिंग की जांच करी। उस रिकॉर्ड को उस मशीन की जो हार्ड डिस्क है उसमें कंट्रोल करके रखना होता है।
जी अगली इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसी स्थिति में उसके बावजूद भी अगर कोई डॉक्टर, जी कोई वहां का कर्मचारी या कोई और व्यक्ति जो है, जी अगर वो इस काम में विशेष रूप से लिप्त पाया जाता है और कानूनी रूप से साबित होता है, तो जी। ऐसी स्थिति में सजा का प्रावधान जो है वो 3 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान। जी इसके इसमें अलावा जुर्माना भी 10,000 से लेके और 20,000 तक का जुर्माना है। जी। और डॉक्टर का जो है, जो MBBS का जो उनका लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस भी शुरू में जो सस्पेंड हो जाता है और उसके बाद अगर पूरी कानूनी जांच होती है तो उसके बाद जो उनका कानूनी जो लाइसेंस है, जो रेडियोलॉजी का एज ए रेडियोलॉजिस्ट जो है वो जब्त हो जाता है। जी उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये देखना होता है जो एसडीएम जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है और जो एसडीएम कंसर्न है, इसके अलावा जो पुलिस है, ये तीनों विभाग जो है इस स्थिति में काम करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को पता लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई जगह या कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल वो इस तरह से गैर कानूनी रूप से लिंग की जांच करा रहा है, तो वो तीनों जगह जो है शिकायत कर सकता है। वो पुलिस के पास भी जा सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के पास भी जा सकता है और एसडीएम के पास भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपराधिक जांच होती है और उनको जो मामला है वो गैर जमानती जो है अपराध होता है, उसमें अरेस्टिंग होती है। इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मशीन है, जिस मशीन से सोनोग्राफी होती है, वो मशीन जब्त की जाती है और सारे रिकॉर्ड को एथिकल भेजा जाता है। तो अपने आप में प्रक्रिया जो है वो बहुत अपने आप में कानूनी उसकी पेचीदगी है। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में मैटर चलता है और उसके बाद सजा का प्रावधान है। तो इम्पोर्टेंट है कि कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जो ये एक अपने आप में समस्या है, इस पर हम लोग काम करें। बिल्कुल, और हर समस्या के लिए कानून जरूर यहाँ पर बनाया गया। जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त के साथ साथ कानून बनते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या गर्भपात से पहले डॉक्टरों की सलाह कानूनी तौर पर जरूरी है क्या? इस पर भी कोई कानूनी प्रावधान है क्या? देखिए, सामान्य तौर पे अगर रविंद्र जी देखा जाए तो गर्भपात अपने आप में जो प्रक्रिया है ये कोई बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यानी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, अगर मानिए गर्भपात विशेष तौर पे 12 हफ्ते के बाद का है या करीब करीब 20 हफ्ते के बाद का गर्भपात है, तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया सामान्य नहीं है और कहीं पे थोड़ा बहुत जोखिम जो है वो पीड़ित को होता है। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर होता है, विशेष तौर पर होती है, उसकी सलाह लेना बहुत जरूरी है कि ये गर्भपात जो है कितना है, उसका साइज क्या है और किस गर्भपात कराया जा सकता है, उसके बाद की जो पोस्ट केयर क्या की जा सकती है। और वो भी अगर मान लीजिए 20 हफ्ते से ज्यादा का हो गया, 24 हफ्ते से चला गया, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कम से कम 2 सीनियर डॉक्टर जो है वो उस पर रिपोर्ट दें और उसके बाद गर्भपात कराया जाए। क्योंकि जब 24 हफ्ते के आसपास का गर्भ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित है उसकी भी जो जान है वो अपने आप में मुश्किल में होती है। तो इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर से कानूनी रूप से, तो एक अगर मान लीजिए 12 हफ्ते से पहले का है तो कानूनी रूप से कोई आपको आवश्यकता नहीं है कि आप उनसे मतलब डॉक्टर सलाह लें। लेकिन क्योंकि ये सामान्यतः जो गर्भपात होता है ये बड़े शहरों में और जो 2 टायर शहर हैं वहाँ पे डॉक्टर्स ही करते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जिसको हम बोल सकते हैं बहुत इंटीरियर है, वहाँ पे कई बार गर्भपात होता नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मेडिकल असिस्टेंट्स भी होती हैं जो प्रॉपर डॉक्टर नहीं होती, तो वो एक अपनी अपवाद की स्थिति में सामान्य रूप से ये उपेक्षा की जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर उसे सलाह लें और उसके बाद ही गर्भपात करें। तो ऐसी भी जानकारी है कि अधिनियम जो है वो गर्भपात करने वाले चिकित्सकों की योग्यता का भी निर्धारण करता है और केवल सरकारी लाइसेंस प्राप्त केंद्रों पर ही गर्भपात कराया जा सकता है। इस पे भी थोड़ा सा बिल्कुल सामान्य तौर पर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया जो मान्यता प्राप्त जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहीं पर क्या होते हैं, MBBS डॉक्टर, गाइनो डॉक्टर्स होती हैं। वो विशेष तौर पे जब उससे पहले जब आपकी उसकी जांच करती है, जांच करके उसकी एज पता करती है कि वो कितने टाइम का है और उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, गर्भपात किया जाता है, उसका तरीके को अपनाया जाता है। क्योंकि वो जो बच्चा जो है गर्भ के अंदर है उसको एग्जैक्टली जो उसका टाइम को नापना है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो सामान्य तौर पर जो मान्यता प्राप्त जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरीज है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो है, जो प्राइवेट गाइनो है वो भी जो गर्भपात करती है, लेकिन विशेष तौर पर आपको देखना होता है कि कौन अनुभवी है और उसके हिसाब से किसी पीड़िता को वहां जाना चाहिए। ऋषपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी हम लोगों को दी और हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत आभार आपका। भ्रूण से संबंधित जो भी कानूनी हक है उसके बारे में आज हमने आपको जानकारी दी है और आगे भी एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।